पूनम की शादी दशहरे वाले दिन हुई थी। राकेश की एक मौसी जो हैदराबाद में रहती थी, उन्होंने घुटनों का ऑपरेशन करवाया था। इस वजह से वो शादी में नहीं आ सकी। उनका बहुत मन था नई बहू से मिलने का, इसलिए पूनम अपने ससुराल वालों के साथ मौसी जी के घर मिलने गई हुई थी। पूनम बहू, तुम्हारी शादी के बाद पहली दिवाली है, इसलिए मैंने तुम्हारे मौसा जी से कहकर दिवाली के कुछ उपहार और मिठाई मंगवा ली है। अब तुम दिवाली के पास आई हो तो ये सब देना तो बनता ही है। थैंक यू मौसी जी, ये तो आपका प्यार है। ये सारे गिफ्ट मुझे आपकी बहुत याद दिलाएंगे। रुक्मणी दीदी, ये आपने बहुत अच्छा किया। अब कल दिवाली है। आज छोटी दिवाली के दिन हम जा रहे हैं। कल दोपहर पहुंचने में हो जाएगी, फिर दिवाली का सामान खरीद ही नहीं पाएंगे। तभी तो मैंने तुम्हारे जीजा जी के हाथ सारा सामान मंगवा लिया था। मौसा जी थैंक यू, आप सुबह सुबह इतना सारा सामान ले आए। 12 बजे की ट्रेन थी। सब लोग स्टेशन पर पहुंचे। ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना हुई। राकेश बेटा, हम कल किस टाइम तक पहुंच जाएंगे? वही मम्मी, दोपहर तक हम घर पहुंच जाएंगे। चलो अच्छा है, फिर तो बहू के हाथों दिवाली पूजन भी हो जाएगा और बहू की पहली दिवाली भी घर पर हो जाएगी। कल की टिकट मिल जाती ना तो हम आज पहुंच जाते। कल की हो नहीं रही थी और फ्लाइट की भी टिकट नहीं मिल रही थी। दिवाली की वजह से बुकिंग्स बहुत मुश्किल हो रही हैं। ये तो अच्छा हुआ कि इस ट्रेन की हो गई। माँ जी, मौसी जी, मौसा जी बहुत अच्छे हैं। पता ही नहीं चला 2 दिन कब बीत गए। हाँ दीदी बहुत अच्छी है। शुरू से ही उनका मेरे साथ बहुत प्यार रहा है। वो मेरी बहन भी है और मेरी माँ भी है, ये समझ लो। वो तो उनके घुटनों का ऑपरेशन ना हुआ होता तो शादी में जरूर आती। अरे तुम्हारे पापा जी का फोन आ रहा है। हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ बैठ गए हैं। राकेश बोल रहा है कल दोपहर तक पहुंच जाएंगे। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, वो दीदी ने काफी सारा सामान दिवाली का दे दिया है। हाँ प्रसाद भी दिया है। खील खिलौने भी बहुत सारे दे दिए। तुम थोड़ा सा प्रसाद ले आना। हाँ बाकी लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति ले लेना। अच्छा ले आए हो? ठीक है, कल पहुंचकर फिर तुम्हें फोन करती हूँ। अच्छा सुनो, दिवाली के जो दिए लाए हो उन्हें रात को पानी में भिगो देना और सुबह सूखने बिछा देना। रात भर भिगो कर रखो तो दिए में तेल जल्दी खत्म नहीं होता, काफी देर तक जलते हैं। इसी तरह खाते पीते बातें करते हुए रात बीत गई। अगले दिन सुबह 5 बजे जब सब सोकर उठे तो देखा ट्रेन रुकी हुई थी। लोग आपस में बातें कर रहे थे। अंकल जी, ये ट्रेन क्यों रुकी हुई है? यहाँ तो कभी नहीं रुकती ट्रेन। पता नहीं बेटा, पिछले आधे घंटे से रुकी हुई है। अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। कोई कह रहा है कि आगे सिग्नल नहीं मिल रहा है, इस वजह से ट्रेन रुकी है। अरे वहाँ दूसरे डिब्बे में तो लोग बात कर रहे हैं कि आगे ट्रैक टूटा हुआ है तो कई घंटे तक शायद ट्रेन यहीं रुकी रहेगी। तभी पूनम और उसकी सास भी सोकर उठ जाते हैं। हैप्पी दिवाली मम्मी जी। हैप्पी दिवाली बेटा, पहली दिवाली की बहुत बहुत बधाई। जीती रहो, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। हैप्पी दिवाली राकेश जी। हैप्पी दिवाली पूनम। हैप्पी दिवाली माँ। खुश रहो बेटा, सदा सुखी रहो। अच्छा, आपकी बहू की पहली दिवाली है? हैप्पी दिवाली आंटी जी। हाँ बहू की पहली दिवाली है। कहीं रिश्तेदारी से आ रहे हो? हाँ बहन जी, वो मेरी बहन रहती है हैदराबाद। लेडीज की आपस में गपशप शुरू हो गई। पर काफी देर होने के बाद भी ट्रेन नहीं चली तो सब लोग ट्रेन से नीचे उतरकर देखने लगे और आपस में कारण जानने लगे। 10 बज चुके थे। ट्रेन का टाइम था 12 बजे पहुंचने का, पर अभी तक कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी ट्रेन के चलने की। दोपहर के 3 बज गए पर ट्रेन वैसी की वैसी ही खड़ी थी। तभी टीटी आता है और बताता है कि आगे रेलवे लाइन खराब है। अब जब लाइन ठीक होगी तभी ट्रेन आगे बढ़ेगी। मम्मी, अब हम दिवाली कैसे मनाएंगे? हमारी तो पूरी दिवाली ट्रेन में बीतने वाली है। क्या करें बिटिया, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब तो जब रेलवे ट्रैक ठीक होगा तभी ट्रेन चलेगी। शायद आज की दिवाली हमारी अंधेरे में इस ट्रेन में बीतने वाली है। हमारी तो बहू की पहली दिवाली थी। हमने सोचा घर टाइम पर पहुंच जाएंगे तो घर पर दिवाली सेलिब्रेट कर लेंगे, पर क्या पता था कि दिवाली की रात इस ट्रेन में बीतेगी। मम्मी, तभी मैं बोल रहा था फेस्टिवल के मौके पर हमें नहीं जाना चाहिए। अब देखो परेशानी आ गई। वहाँ पापा भी फोन कर रहे हैं कि कब पहुंचोगे। उन्हें बताया तो वो भी चिंता में आ रहे हैं। कोई नहीं, तुम्हारे पापा जी को बोलना दिवाली की पूजा करके ताऊ जी के घर चले जाएंगे। सबका मन बहुत उदास हो गया। दिवाली की शाम आई। सब बस आपस में बातें ही कर सकते थे, कोई कुछ नहीं कर सकता था। सबकी बातचीत के दौरान ट्रेन में ही पूनम को एक और हमउम्र लड़की मिल गई। उसकी भी इसी साल शादी हुई थी और उसकी भी पहली दिवाली थी। दोनों आपस में बातें करने लगी। तभी पूनम के दिमाग में एक आइडिया आया।
वर्षा, तुम्हारी भी पहली दिवाली है और मेरी भी। क्यों ना हम अपनी इस दिवाली को कुछ स्पेशल बनाएं? हम अपनी दिवाली ट्रेन में मनाएं। पर कैसे? हमारे पास तो ना ही दिवाली के दीपक और लाइट्स हैं और ना ही मिठाई खील बताशे। मेरे पास सारा सामान है, रुको मैं अभी बैग में से निकालती हूँ। बहू, ये सामान क्यों निकाल रही हो? माँ जी, आज दिवाली है। अगर हम घर पर दिवाली नहीं मना सकते तो ट्रेन में तो मना ही सकते हैं ना। और वैसे भी ये सामान मौसी जी ने बहुत प्यार से दिया था, ताकि मैं अपनी पहली दिवाली पर इस्तेमाल कर सकूं। अब हम दिवाली पर घर तो पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए मैं सोच रही हूँ हम दिवाली का त्योहार ट्रेन में मनाएंगे। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लाओ मैं हेल्प कर दूं। ये तो बहुत अच्छा विचार है बहू। चलो मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। पूनम की बात को सुनकर बाकी के यात्री भी बहुत प्रोत्साहित हुए। पूनम और वर्षा मिलकर दिवाली के पूजन की तैयारी करती हैं। पूजा में प्रसाद रखती हैं, मिठाइयाँ रखती हैं और दीपक जलाकर सब लोग माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन आरती करते हैं। पूरी ट्रेन में दिवाली की रौनक साफ साफ दिखाई दे रही थी। अरे पूनम, मौसा जी ने थोड़े पटाखे दिए थे ना, क्यों ना हम ट्रेन से बाहर उतरकर सब लोग फुलझड़ी जलाएं? हाँ, मेरा भी बहुत मन है फुलझड़ी जलाने का। भैया, मेरे पास दिवाली की ना थोड़ी आतिशबाजी है, हम सब मिलकर ना दिवाली की आतिशबाजी छोड़ते हैं। चलो सब लोग ट्रेन से बाहर चलते हैं। सब लोग ट्रेन से उतरकर आतिशबाजी छोड़ने लगते हैं। फुलझड़ी, अनार वगैरह जो भी थोड़ा बहुत सामान जिसके पास था, सबने खूब मजे किए। उस दिन दिवाली का त्योहार एक भाईचारे का प्रतीक भी बना। दिवाली के त्योहार को सब एक साथ भाईचारे के साथ मना रहे थे। उस दिन पूनम की सबने बहुत तारीफ की। उसके प्रयास की वजह से उसकी तो पहली दिवाली यादगार बनी ही, पर साथ ही ट्रेन में बैठे सभी यात्रियों के लिए भी वो दिवाली खुशहाली से भरी, कभी ना भूलने वाली दिवाली बन गई। सूरज और चंदन दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। दोनों दिन भर अपने अपने खेत पर काम करते और शाम को घर लौटते। एक दिन ये लो भैया, अब ठीक है, ये लो तुम भी लो। चंदन, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब भी तुझे फसल के पैसे मिलते हैं तो कुछ पैसे ये मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों में क्यों बांटने आ जाता है रे? अरे इन लोगों की तो आदत है मांगने की, मैं तो 1 रुपया इन्हें ना दूं। सूरज, मुझे पता है मैं खुद इतना अमीर नहीं कि इन लोगों के लिए ज्यादा कुछ कर सकूं, पर 20-30 रुपए भी यदि मैं इन्हें अपनी कमाई में से दे देता हूं तो मुझे बहुत सुकून मिलता है रे। और शास्त्रों में भी कहा गया है कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करने से घर में बरकत रहती है। जिस दिन कभी भगवान ने चाहा कि मेरी कमाई ज्यादा होगी तो मैं ज्यादा दान करूंगा। तू नहीं मानेगा, चल अब घर चलें, बहुत देर हो गई है और जोरों की भूख भी लगाई है। सूरज और चंदन दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। चंदन अपनी पत्नी रमा से कहता है, आदित्य और मेघना की शादी को 10 महीने बीत चुके थे। उनका बच्चा अभी 15 दिन का ही हुआ था। मेघना पहली बार आदित्य की पुश्तैनी कोठी पर रहने के लिए फिरोजपुर आई थी। गांव पहले से काफी अच्छा हो चुका है। आदित्य, तुम मुझे गांव की एक एक जगह घुमाना, समझ गए? काली वर्सेस गौरी बहन का करवा चौथ। गौरी अपने पिता गणेश के साथ गंगापुर गांव में रहती थी। गौरी के मां के देहांत के बाद गणेश ने गौरी की देखरेख के लिए विशाखा नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन विशाखा ने कभी भी गौरी के काले रंग की वजह से उसे अपनी बेटी नहीं माना, बल्कि उससे हमेशा सौतेला व्यवहार करती रही। वहीं विशाखा ने जब कुछ महीनों के बाद एक बेटी को जन्म दिया तो वह अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि उसकी बेटी दिखने में बहुत ही आदित्य,
तुम मुझे गांव की एक एक जगह घुमाना, समझ गए? क्यों नहीं मेरी जान। उनकी कार कुछ ही देर में एक बड़ी सी कोठी पर जा लगी, जो दिखने में बहुत आलीशान थी। गाड़ी अंदर जाते ही आदित्य और मेघना कार से बाहर निकले। ये है रामलाल अंकल, यही हमारी कोठी की देखभाल करते हैं। आदित्य बेटा, तुम कितने बड़े हो गए हो। तुम्हें बचपन में देखा था मैंने, तुम पहले क्यों नहीं आए? मैं तो कब से आना चाहता था रामलाल चाचा, लेकिन पता नहीं पापा क्यों मुझे यहाँ नहीं आने देते थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आप अंदर चलिए, मैं आपका सामान लेकर आता हूँ। आओ मेघना। मेघना और आदित्य कोठी के अंदर चले गए और अंदर से भी वो बहुत बड़ी और खूबसूरत हवेली थी। आओ मेघना, हम उस कमरे में ठहरेंगे जिसमें मैं बचपन में रहा करता था। आदित्य मेघना को एक कमरे में ले गया, जिसकी चीजें देखकर आदित्य को उसका बचपन याद आने लगा। तुम्हें पता है, रात में जब दोस्तों के साथ खेलने जाता था ना, तो पिताजी के डर से चुपचाप उस खिड़की से कूदकर चला जाया करता था। अच्छा, मतलब तुम बचपन से ही बाबूजी से डरा करते थे? कुछ ऐसा ही समझ लो। मेघना ने अपने बच्चे संजू को बेड पर लिटाया ही था कि तभी दरवाजे से रामलाल अंदर आए। उसके साथ एक अधेड़ उम्र के दंपति भी थे। आदित्य बेटा, ये झुमरी है और ये इसका पति किशन। जब तक आप यहाँ ठहरेंगे तब तक यही घर का काम काज संभालेंगे। ठीक है रामलाल चाचा, मैं अब अपने घर जाता हूँ, 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। जी जरूर। रात के समय मेघना और आदित्य बेखबर सो रहे थे। उनका नवजात बच्चा दोनों के बीच लेटा था। तभी उनके कमरे की वही खिड़की खुली। उसके जरिए काली शॉल ओढ़े हुए एक आदमी अंदर आया। उसने दबे पांव चुपके से संजू को उठाया और फिर खिड़की के जरिए बाहर भाग निकला। कुछ दूर जाने के बाद उसके चेहरे से शॉल हट गया और पता चला कि वो आदमी किशन ही था। कितनी सफाई से काम किया है मैंने, अब तो सारे गांव में मेरी वाह वाह हो जाएगी। तभी उसे अपने पीछे से पायलों की तेज तेज आवाज आने लगी, जिसे सुनकर वो अचानक से चौंक पड़ा और उसने पीछे पलट कर देखा। एक लड़की जिसने लाल लहंगा चुनरी पहना था, उसके हाथ और गले में बहुत भारी जेवर लदे थे, लेकिन उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। वो धीरे धीरे किशन के पीछे कदम बढ़ा रही थी। ए लड़की, कौन है रे तू? इस समय यहाँ पर क्या कर रही है? उसकी बात सुनकर उसने अपने कदमों को रोक दिया और बोली, इस बच्चे को जहाँ से लाया है वहीं रखकर वापस आ। तू है कौन मुझ पर हुक्म चलाने वाली? अगर सरपंच साहब से शिकायत कर दी ना, तो वो तुझे बहुत बढ़िया सजा देंगे। चल भाग यहाँ से। इस पर उस लड़की को गुस्सा आ गया। वो बिजली की रफ्तार से पलक झपकते ही उसके करीब पहुंच गई और भयानक आवाज में बोली, लगता है तुझे अपनी जान जाने का कोई डर नहीं है। उसकी भयानक आवाज सुनकर किशन का शरीर कांप उठा और दिल दहल गया। उस लड़की ने अचानक से अपना घूंघट हटा दिया और उसका नीला भयानक चेहरा किशन को नजर आया। उस लड़की के नाखून लंबे हो गए और उसने किशन की गर्दन पर अपने पंजे से किसी तेज तलवार की तरह हमला कर दिया। दूसरी तरफ मेघना और आदित्य बेखबर सोए हुए थे। वो औरत न जाने कैसे उनके पास पहुंच गई। उसके हाथ में संजू था, जिसे उसने चुपचाप दोनों के बीच में लिटा दिया और फिर धुएं की तरह गायब हो गई। सुबह होने पर जब किशन वापस नहीं आया, तो झुमरी को उसकी चिंता होने लगी। ये किशन अभी तक वापस काहे नहीं आया है? अगर साहब उठे और उसको यहाँ नहीं पाया, तो सारा शक उसी पर जाएगा। तभी दरवाजा खुला और मेघना कमरे से बाहर निकली। उसके हाथ में संजू को देखकर झुमरी हैरान रह गई। इस संजू बाबा तो यहीं पर है। मुझे तो लगा था किशन ने रात को इसे उठाकर सरपंच की हवेली पर पहुंचा दिया होगा। झुमरी, जरा रसोई में जाकर संजू के लिए दूध गर्म कर दो। तब तक मैं संजू को बाहर लॉन में घुमा कर लाती हूँ। जी मेम साहब।
झुमरी ने किचन में जाकर दूध गर्म किया और उसे फीडर में भरकर मेघना को दिया। शुक्रिया झुमरी। मेम साहब, मैं जरा आप लोगों के लिए नाश्ते का सामान लेकर आती हूँ। ठीक है। झुमरी वहां से सीधा सरपंच के घर पहुंची और उसको जाकर सारी बात बताई। उस बच्चे की बलि देना बहुत जरूरी है, वरना हमारे गांव पर वो खतरा मंडराता रहेगा। किशन का कुछ पता नहीं है, आप उसको ढूंढिए ना सरपंच साहब। तभी एक और आदमी वहां पर आया। सरपंच साहब, जंगल के अंदर किशन की लाश मिली है, बहुत ही खराब हालत में है। नहीं। झुमरी सरपंच और उस आदमी के साथ जंगल पहुंची। वहां गांव के और भी लोग जमा थे। हाय रे मेरा किशन, किसने मारा होगा इसको? इस तरफ मेघना और आदित्य को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो दोनों घर के लॉन में संजू को खिला रहे थे। तभी एक आदमी वहां पर आया। माफ कीजिए साहब, आने में देर हो गई। ये झुमरी और किशन कहां पर हैं? और आप कौन हैं जो उनकी तरफ से माफी मांग रहे हैं? मेरा नाम नट्टू है हुजूर। किशन की कल रात मौत हो गई है और झुमरी उसकी मौत से बहुत सदमे में है। रात को वो दोनों तो हमारे घर पर ही सोए थे। अब ये हम लोगों के लिए भी एक पहेली है साहब। खैर, आप अंदर चलिए, हम आपके लिए नाश्ता तैयार करते हैं। नट्टू पूरे दिन घर का काम करता रहा। रात के खाने के बाद दोनों अपने कमरे में चले गए। नट्टू ने भी उसी खिड़की का इस्तेमाल किया और संजू को उठाकर चल दिया। अच्छा ही हुआ कि वो किशन इस काम को नहीं कर पाया, वरना सरपंच जी उसे बहुत बड़ा इनाम देते। लेकिन अब वो इनाम मुझे मिलने वाला है। इसी तरह अपने आप से बात करता हुआ नट्टू उस बच्चे को लेकर सरपंच के घर पहुंच गया। सरपंच साहब, देखिए मैंने वो काम किया है जिसे देखकर आप खुशी से झूम उठेंगे। ये काम तो तुमने वाकई काबिले तारीफ किया है। तो लाइए हमारा इनाम। अरे इनाम तो तुम्हारा पक्का है, बस तुम अब इसे जल्दी से मोहनदास बाबा के पास पहुंचा दो। वो ठीक 4 बजे इसकी बलि चढ़ाने वाले हैं। ठीक है, ये काम भी कर देता हूँ, आप बस इनाम तैयार रखिएगा। इस तरफ मेघना ने अपने हाथ को अपने बच्चे के सर पर फेरना चाहा और जब उसने महसूस किया कि संजू बेड पर नहीं है तो उसने अपनी आंखें खोली। संजू, संजू कहाँ है? आदित्य, आदित्य आंखें खोलो। ये सुनकर अब आदित्य भी जाग उठा। अरे कहाँ गया संजू? तुम इतनी बेखबर सोई हो कि तुम्हें पता ही नहीं चला। वो दोनों कमरे से निकले और उन्होंने नट्टू को कई आवाजें लगाई। नट्टू काका, नट्टू काका, नट्टू काका, नट्टू काका, नट्टू काका। काका भी गायब है। इसका मतलब वही हमारे बच्चे को लेकर गए हैं। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? इतना वक्त नहीं है आदित्य, जल्दी से सरपंच साहब के घर चलो। उन्होंने ही नट्टू काका को हमारे पास भेजा।